नमस्कार और आज की इस गहन चर्चा में स्वागत है। हम्म अक्सर हम इतिहास की किताबों में मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद के जो पन्ने हैं ना, उन्हें बहुत तेजी से पलट देते हैं। हाँ, बिल्कुल। ऐसा लगता है जैसे जैसे एक बहुत बड़ा राजनीतिक शून्य आ गया हो या फिर सब कुछ बिखर गया हो। एकदम सही। इतिहास को हमेशा किसी एक विशाल केंद्रीकृत सत्ता के चश्मे से देखने की हमारी जो आदत है ना, हम्म वही इस कालखंड को समझने में सबसे बड़ी बाधा बनती है। बिल्कुल। लेकिन जब हम इन ऐतिहासिक दस्तावेजों और अभिलेखों की गहराई में उतरते हैं, तो एक बिल्कुल ही अलग तस्वीर उभर कर आती है। मेरा मतलब है 185 ईसा पूर्व से लेकर 300 ईस्वी तक का ये कालखंड कोई डार्क एज या उथल-पुथल का दौर नहीं था। हाँ, बल्कि ये तो क्षेत्रीय शक्तियों के उदय और एक अभूतपूर्व वैश्विक व्यापार का दौर था और कला के एक ऐसे शानदार संश्लेषण का स्वर्णिम अध्याय था जिसमें भारतीय उपमहाद्वीप की पूरी पहचान को ही नए सिरे से गढ़ दिया। उस खाली जगह पर कई नए और मजबूत पेड़ उगाए। उत्तर में शुंग और कुषाण, दक्खन में सातवाहन और पूर्व में कलिंग के चेदी राजवंश। इन सभी ने अपने अपने क्षेत्रों में प्रशासन और संस्कृति के ऐसे प्रयोग किए जिन्होंने अंततः उस नींव का निर्माण किया जिस पर बाद में गुप्त काल की भव्य इमारत खड़ी हुई। बिल्कुल। तो हमारा आज का मिशन यही है कि हम स्रोतों के आधार पर इस भ्रांति को तोड़े कि मौर्यों के बाद सिर्फ राजनीतिक विखंडन था। तो चलिए इस कहानी की शुरुआत उसी नाटकीय घटना से करते हैं जिसने इस पूरे नए युग का पर्दा उठाया। 185 ईसा पूर्व में अंतिम मौर्य सम्राट बृहद्रथ की हत्या। और दिलचस्प बात यह है कि यह हत्या किसी बाहरी दुश्मन ने नहीं की थी। हाँ, बल्कि उनके ही सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने की थी। शुंग वंश की ये शुरुआत अपने आप में मगध की राजनीति का एक बड़ा शिफ्ट था। जी, पाटलिपुत्र और विदिशा से शासन करते हुए पुष्यमित्र ने न केवल सत्ता को संभाला, बल्कि यवनों यानी यूनानियों के उन आक्रमणों को भी विफल किया जो उत्तर पश्चिम से लगातार दबाव बना रहे थे। और उन्होंने वैदिक परंपराओं का आक्रामक रूप से पुनरुद्धार भी किया। लेकिन इसी बिंदु पर स्रोतों में एक बहुत ही दिलचस्प ऐतिहासिक पहेली सामने आती है। आप सांची और भरहूत के स्तूपों की बात कर रहे हैं ना? एकदम सही। पुष्यमित्र शुंग की छवि एक कट्टर वैदिक शासक की रही है और कई जगह उन्हें बौद्धों का विरोधी माना जाता है। फिर भी सांची और भरहूत के बौद्ध स्तूपों का सबसे शानदार पत्थर का काम उसी दौर में हुआ। और यहीं पर इतिहास की परतें खुलती हैं, क्योंकि सत्ता और समाज हमेशा एक ही दिशा में नहीं चलते। थोड़ा इसे विस्तार से समझाएंगी? जरूर। देखिए, पुष्यमित्र शुंग का अश्वमेध यज्ञ करना और वैदिक परंपराओं को अपनाना एक बहुत ही सधा हुआ राजनीतिक कदम था। मौर्यों की लंबी अहिंसक नीतियों के बाद राज्य को अपनी सैन्य शक्ति का प्रदर्शन करना जरूरी लग रहा था। हाँ, एक कठोरता दिखानी थी। लेकिन जब हम सांची और भरहुत के स्तूपों के निर्माण को देखते हैं, तो हमें उस समय के समाज की असली ताकत समझ आती है। बिल्कुल, क्योंकि इन स्तूपों का निर्माण किसी शाही खजाने से नहीं हो रहा था। तो फिर इन्हें कौन बनवा रहा था? क्योंकि इतने बड़े पैमाने पर पत्थर का काम बिना भारी आर्थिक मदद के तो संभव नहीं है। इसका जवाब उन स्तूपों की रेलिंग पर उकेरे गए दानदाताओं के नामों में छिपा है। ये दानदाता थे उस दौर के व्यापारी, शिल्पकार और व्यापारिक गिल्ड्स। अच्छा, तो शासक चाहे जो भी हो, अर्थव्यवस्था की बागडोर इन व्यापारिक श्रेणियों के हाथ में थी। जी, और वे स्वतंत्र रूप से अपने मुनाफे का एक बड़ा हिस्सा बौद्ध विहारों और स्तूपों के निर्माण में लगा रहे थे। ये साबित करता है कि शुंग काल में समाज बहुत हद तक बहुलवादी था। मतलब सत्ता का झुकाव समाज के हर तबके की कलात्मक अभिव्यक्ति को नहीं रोक सकता था। ये तो समाज और सत्ता के बीच एक अद्भुत संतुलन की तस्वीर पेश करता है। बिल्कुल। लेकिन मगध का ये राजनीतिक दबदबा बहुत लंबे समय तक टिक नहीं पाया। शुंगों के बाद जो कण्व राजवंश आया, वो महज 45 सालों में ही सिमट गया। हाँ, वासुदेव, भूमिमित्र, नारायण और सुशर्मा, इन 4 कण्व शासकों का दौर ये स्पष्ट कर रहा था कि उत्तर भारत में राजनीतिक स्थिरता दरक रही है। और फिर अंतिम कण्व राजा देवभूति, माफ कीजिएगा, सुशर्मा की हत्या के साथ ही सत्ता का गुरुत्वाकर्षण केंद्र अचानक से उत्तर से खिसककर सीधे दक्कन की ओर चला गया। सातवाहन साम्राज्य का उदय। राजनीतिक गुरुत्वाकर्षण का ये खिसकना भारतीय इतिहास की सबसे महत्वपूर्ण परिघटनाओं में से एक है। जी, सिमुक ने जिस सातवाहन वंश की नींव रखी,
जिन्हें पुराणों में आंध्र भी कहा गया है, उसने प्रतिष्ठान और अमरावती को अपनी शक्ति का केंद्र बनाया। और इनकी सबसे आश्चर्यजनक बात यह है कि इन्होंने लगभग 450 सालों तक शासन किया। इतने लंबे समय तक दक्कन जैसे कठिन भौगोलिक क्षेत्र को एक सूत्र में बांधे रखना कोई सामान्य उपलब्धि नहीं थी। हाँ, और उत्तर तथा दक्षिण भारत के बीच एक मजबूत सांस्कृतिक सेतु का निर्माण करना भी। लेकिन जब हम सातवाहनों के प्रशासनिक फैसलों को देखते हैं तो उनका एक कदम बहुत ही क्रांतिकारी लगता है। आप भूमि अनुदान की प्रथा की बात कर रहे हैं? जी, भारत का पहला ऐसा राजवंश जिसने ब्राह्मणों और बौद्ध भिक्षुओं को कर मुक्त भूमि अनुदान देना शुरू किया। अब सतह पर यह सिर्फ एक धार्मिक या पुण्य का काम लग सकता है, लेकिन अगर हम इसके प्रशासनिक पहलुओं पर गौर करें तो ऐसा लगता है जैसे सातवाहन अनजाने में ही अपनी प्रशासनिक जिम्मेदारियों को आउटसोर्स कर रहे थे। बिल्कुल। जिस जमीन से कोई टैक्स नहीं आना है वहां प्रशासन चलाने का सिरदर्द भी राजा क्यों पाले? क्या यहीं से उस व्यवस्था की शुरुआत नहीं होती जिसे हम सामंतवाद के रूप में पहचानते हैं? आपने बिल्कुल सही नब्ज पकड़ी है। कर मुक्त भूमि अनुदान केवल एक आर्थिक छूट नहीं थी, ये वास्तव में राज्य की संप्रभुता का हस्तांतरण था। मतलब जब किसी पुरोहित या विहार को एक पूरा गांव दान में दिया जाता था तो उसे न केवल उस गांव का राजस्व मिलता था, बल्कि वहां न्याय करने और कानून व्यवस्था बनाए रखने का अधिकार भी मिल जाता था। राज्य के अधिकारी उन गांवों में प्रवेश तक नहीं कर सकते थे। जरा सोचिए, इस एक नीति ने सीधे तौर पर राज्य और किसान के बीच के उस सीधे रिश्ते को खत्म कर दिया जो मौर्य काल की पहचान था। बिल्कुल, अब किसान और राजा के बीच एक नया शक्तिशाली मध्यस्थ वर्ग पैदा हो गया था। इसी मध्यस्थ वर्ग ने आगे चलकर भारत में सामंती व्यवस्था की उस गहरी नींव को तैयार किया, जिसने आने वाली कई सदियों तक भारतीय समाज और राजनीति को आकार दिया। मतलब एक छोटे से धार्मिक अनुदान ने पूरी की पूरी शासन प्रणाली का ही डीएनए बदल दिया। और इसी सातवाहन वंश में जब हम महान शासक गौतमीपुत्र सातकर्णी को देखते हैं तो शक्ति का एक अलग ही स्वरूप सामने आता है। ओहो, गौतमीपुत्र सातकर्णी, उनकी तो शानदार उपाधियां ही सब कुछ कह देती हैं, जैसे एक ब्राह्मण और त्रिसमुद्र तोयपीत वाहन जिसके घोड़ों ने 3 समुद्रों का पानी पिया हो। हाँ, ये केवल एक काव्यात्मक उपाधि नहीं थी, बल्कि प्रायद्वीपीय भारत की पूरी तटरेखा पर उनके निर्विवाद वर्चस्व का घोषणा पत्र था। और हमें ये जानकारी नासिक अभिलेख से मिलती है, जो उनकी माता गौतमी बलश्री ने बनवाया था। लेकिन उनकी सफलताओं का जो सबसे दिलचस्प साक्ष्य मिलता है वो शक शासक नहपान के साथ हुए उनके टकराव में है। गौतमीपुत्र ने नहपान को केवल युद्ध के मैदान में ही नहीं हराया, बल्कि नहपान के चांदी के सिक्कों को अपने नाम से दोबारा ढलवा दिया, यानी रीस्ट्राइक करवा दिया। सिक्कों को दोबारा ढलवाना उस दौर का सबसे बड़ा मनोवैज्ञानिक युद्ध था। आज के समय में हमारे पास मीडिया है, इंटरनेट है। हाँ, खबरें तुरंत फैल जाती हैं। लेकिन उस समय आम जनता तक ये संदेश कैसे पहुंचता कि उनका शासक बदल गया है? सिक्के ही उस काल का मास मीडिया थे। ये बहुत ही सटीक तुलना है। जब एक आम नागरिक बाजार में कुछ खरीदने जाता और उसे उसी पुराने सिक्के पर अपने पुराने राजा के चेहरे के ऊपर गौतमीपुत्र सातकर्णी का नाम और मुहर छपी हुई दिखती, तो ये उसके दिमाग पर एक अमिट छाप छोड़ता था। ये बताने का तरीका था कि मैंने केवल तुम्हारे राजा को ही नहीं मारा है, बल्कि उसकी पूरी आर्थिक और राजनीतिक पहचान को अपने पैरों तले रौंद दिया है। ये वर्चस्व स्थापित करने का एक बेहद क्रूर लेकिन प्रभावी तरीका था। लेकिन वर्चस्व की ये होड़ सिर्फ दक्कन में ही नहीं चल रही थी, पूर्व की ओर भी तो बहुत कुछ हो रहा था। बिल्कुल। सातवाहन जहां दक्षिण में अर्थव्यवस्था के नए नियम लिख रहे थे, वहीं पूर्व में कलिंग का पुनरुत्थान हो रहा था। हम सब ने अशोक के हृदय परिवर्तन की कहानी सुनी है। लेकिन कलिंग उसी राख के ढेर में नहीं पड़ा रहा। महामेघवाहन या चेदी राजवंश के तहत कलिंग ने एक बार फिर सिर उठाया, और इसका सबसे प्रतापी चेहरा बने सम्राट खारवेल। खारवेल का शासनकाल हमें ये बताता है कि इतिहास में प्रतिशोध और निर्माण अक्सर साथ साथ चलते हैं। और इसकी जानकारी हमें हाथी गुम्फा अभिलेख से मिलती है। जी, इस अभिलेख में जो खारवेल का चरित्र उभर कर आता है वो बहुत ही जटिल है। एक ओर वे जैन धर्म के प्रबल अनुयायी और संरक्षक हैं, लेकिन दूसरी ओर वे एक अत्यंत आक्रामक रणनीतिकार हैं। उन्होंने मगध पर आक्रमण किया, वही मगध जिसने कभी कलिंग को रौंदा था। और वहां से जैन तीर्थंकर की वो मूर्ति वापस लेकर आए जिसे कभी नंद राजा कलिंग से लूट कर ले गए थे। ये सिर्फ एक सैन्य विजय नहीं थी, ये कलिंग के आत्मसम्मान की वापसी थी। और ये भी तो है कि वे सिर्फ तलवारबाजी तक सीमित नहीं रहे,
उसी अभिलेख में उनके द्वारा जनहित के लिए बनवाई गई नहरों और तालाबों का भी बहुत विस्तार से वर्णन है। एक ऐसा शासक जो दुश्मनों के लिए काल है, लेकिन अपने किसानों के लिए एक दूरदर्शी इंजीनियर भी है। खारवेल समझ चुके थे कि एक मजबूत साम्राज्य केवल युद्ध के मैदान में नहीं, बल्कि खेतों और खलिहानों में भी टिकता है। बिल्कुल। उन्होंने कृषि के बुनियादी ढांचे को जिस तरह मजबूत किया, उसने कलिंग को एक स्थायी आर्थिक शक्ति बना दिया। अब अगर हम भारत के नक्शे पर नजर दौड़ाएं तो हमने दक्कन देख लिया, कलिंग देख लिया, लेकिन इन सब से दूर उत्तर पश्चिम के दर्रों से एक ऐसी आंधी आ रही थी जिसने पूरी दुनिया के व्यापारिक समीकरणों को झकझोर कर रख दिया। हम बात कर रहे हैं कुषाणों की। मध्य एशिया के स्टेप्स से शुरू हुआ यूची जनजाति की एक शाखा का वो प्रवास जो पार्थियनों और शकों को खदेड़ते हुए भारत तक पहुंचा। कुजोल कटफिसिस ने नींव रखी और फिर विम कटफिसिस ने इसे वास्तविक आकार दिया। उनका सफर किसी कबीले के एक विशाल साम्राज्य में बदल जाने की सबसे रोमांचक कहानी है। ये प्रवास कोई रातों रात हुई घटना नहीं थी। कुषाणों की सबसे बड़ी खासियत ये थी कि उन्होंने कभी खुद को किसी एक संकीर्ण पहचान में बांध कर नहीं रखा। हाँ, उन्होंने यूनानियों से प्रशासनिक शब्दावली ली, रोमनों से सिक्कों का वजन लिया और भारतीयों से धर्म और दर्शन लिया। शासकों का खुद को देवपुत्र कहना इसका एक बेहतरीन उदाहरण है। ये चीनी सम्राटों की सन ऑफ हेवन की अवधारणा और भारतीय दैवत्व के विचार का एक वैचारिक मिश्रण था। और विम कटफिसिस का वो फैसला जिसने अर्थव्यवस्था में आग लगा दी, भारत में पहली बार बड़े पैमाने पर शुद्ध सोने के सिक्के जारी करना। कोई भी कबीला सिर्फ अपनी सैन्य शक्ति के बल पर इतने भारी मात्रा में सोना नहीं ढाल सकता। इसके पीछे जरूर एक बहुत बड़ा आर्थिक इंजन काम कर रहा था। और जब कनिष्क सत्ता में आते हैं, जिनकी तुलना अक्सर अशोक से की जाती है, जिन्हें द्वितीय अशोक भी कहते हैं, तो कुषाण साम्राज्य अपनी चरम ऊंचाई पर पहुंच जाता है। 78 ईस्वी में कनिष्क द्वारा शक संवत की शुरुआत और उनकी 2 राजधानियां पेशावर और मथुरा एक तरह से 2 अलग-अलग दुनियाओं को जोड़ने वाले पुल बन गईं। कनिष्क का काल वास्तव में विचारों के उस मुक्त प्रवाह का काल है जिसकी मिसाल मिलना मुश्किल है। जी, कश्मीर के कुंडलवन में आयोजित चौथी बौद्ध संगीति केवल एक धार्मिक सम्मेलन नहीं थी। ये एक ऐसा वैचारिक मंथन था जहां बौद्ध धर्म हीनयान और महायान में बट गया और महायान शाखा का विकास हुआ जिसने मूर्ति पूजा को अपनाया। और ये सब कनिष्क के दरबार में बैठे उन शानदार विद्वानों के बिना संभव नहीं था। अश्वघोष, वसुमित्र और चरक। कनिष्क का दरबार एक तरह से उस दौर का सबसे बड़ा बौद्धिक केंद्र बन चुका था। लेकिन इन सब के पीछे जो असली ताकत काम कर रही थी वो था पैसा। कुषाणों के पास वो अकूत संपदा आ कहां से रही थी? यहीं पर रेशम मार्ग या सिल्क रूट की वो पूरी कहानी सामने आती है। कुषाणों ने बहुत ही चतुराई से चीन से रोम तक जाने वाले रेशम मार्ग की तीनों शाखाओं पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया था। वहां से गुजरने वाले हर कारवां से वे भारी चुंगी या टोल वसूलते थे। बटोल कुषाण अर्थव्यवस्था की रीढ़ था और रोमनों के लिए ये व्यापार घाटे का एक ऐसा सौदा बन चुका था जिसने उनके बुद्धिजीवियों की नींद उड़ा दी थी। रोमन लेखक प्लिनी के लेखों में जो दुख दिखाई देता है वो बहुत वास्तविक है। रोम से भारत में लगातार सोने का प्रवाह हो रहा था। हाँ, क्योंकि रोम का समाज भारत से निर्यात होने वाले रत्नों, मलमल और मसालों का दीवाना हो चुका था। खासकर काली मिर्च। उसकी लोकप्रियता इतनी थी कि उसे यवन प्रिय ही कहा जाने लगा। प्लिनी इस बात पर आंसू बहा रहे थे कि रोम की विलासिता उनके साम्राज्य के खजाने को खाली कर रही है। और रोम की विलासिता भारत की समृद्धि बन रही थी। और ये समृद्धि सिर्फ रेशम मार्ग के सूखे रास्तों से नहीं आ रही थी। समुद्र में एक अलग ही क्रांति चल रही थी। समुद्री व्यापार। हिप्पालस द्वारा मानसून हवाओं की खोज ने तो अरब सागर की यात्रा को बेहद आसान कर दिया। भड़ौच, जिसे बेरिगाजा भी कहते थे, सोपारा और ताम्रलिप्ति जैसे अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह उस दौर के ग्लोबल हब बन चुके थे। पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी नामक ग्रंथ इस समुद्री उछाल का सबसे जीवंत प्रमाण है। और जब एक साम्राज्य अपनी नौसैनिक ताकत पर गर्व करने लगे तो वह उसे अपनी मुद्रा पर उकेर देता है। हाँ, जैसे सातवाहन राजा यज्ञश्री शातकर्णी के सिक्कों पर जो जहाज का चित्र अंकित है, वो महज एक कलाकारी नहीं थी, वो उनकी नौसैनिक शक्ति और समुद्र प्रेम को प्रमाणित करता है। तो एक तरफ उत्तर में रेशम मार्ग और दूसरी तरफ दक्षिण में समुद्री व्यापार। जब इतना पैसा और इतने नए विचार एक जगह मिलते हैं तो कला और साहित्य का स्वर्ण युग आना तय है।
बिल्कुल। कुषाण काल में पहली बार बुद्ध की मानव रूपी प्रतिमाओं का निर्माण हुआ, और वो भी मूर्तिकला की दो अलग-अलग शैलियों में। गांधार और मथुरा शैली, ये कला का विकास सच में आश्चर्यजनक है। दोनों में क्या मुख्य अंतर था? गांधार शैली, जिसे ग्रीको बुद्धिस्ट शैली भी कहते हैं, उसमें गहरे नीले धूसर पत्थर का प्रयोग हुआ। इसमें बुद्ध को यूनानी देवता एपोलो जैसा यथार्थवादी रूप दिया गया। मांसपेशियों का उभार और कपड़ों की सिलवटें। जी। इसके विपरीत मथुरा शैली पूरी तरह भारतीय थी। इसमें लाल बलुआ पत्थर का उपयोग हुआ और बुद्ध को आध्यात्मिकता और चेहरे के तेज के साथ उकेरा गया। ये एक ही विचार को दो बिल्कुल अलग-अलग चश्मों से देखने जैसा था, और यही उत्कर्ष हमें उस काल के साहित्य में भी मिलता है, जहां संस्कृत और प्राकृत दोनों पनप रही थी। स्रोतों से हमें कई प्रमुख रचनाओं का पता चलता है, जैसे पतंजलि का संस्कृत व्याकरण ग्रंथ महाभाष्य और अश्वघोष के महाकाव्य बुद्धचरित और सौंदरानंद। और दक्षिण में सातवाहन दरबार में राजा हाल द्वारा संकलित प्राकृतिक भाषा की प्रेम कविताएं गाथा सप्तशती, जिसे सतसई भी कहते हैं। एक शासक का आम लोगों की भाषा प्राकृत के प्रति यह प्रेम, ये बताता है कि साहित्य केवल महलों तक सीमित नहीं था। अगर हम इस पूरी चर्चा को समेटते हुए एक व्यापक दृष्टिकोण से देखें, तो इस युग का भौगोलिक संतुलन बहुत कमाल का था। जी, कुषाणों ने रेशम मार्ग के जरिए उत्तर भारत को मध्य एशिया और रोम से जोड़ा, जबकि सातवाहनों ने दक्कन को समुद्री व्यापार का केंद्र बनाया। इन दोनों ने मिलकर राजनीतिक सीमाओं से परे भारतीय सभ्यता का प्रभाव पूरे एशिया में फैला दिया। ये कालखंड विदेशी शक्तियों जैसे यूनानी, शक और कुषाण के भारतीय समाज में आत्मसातीकरण यानी उनके घुल-मिल जाने का दौर था। व्यापार, कला और प्रशासन की जो मजबूत नींव यहाँ पड़ी, उसी ने आगे चलकर गुप्त काल को प्राचीन भारत का स्वर्ण युग बनने का मार्ग प्रशस्त किया। ये एकदम सही निष्कर्ष है। लेकिन इन सब बातों के बीच श्रोताओं के लिए एक विचार छोड़कर जाना चाहूंगा। विदेशी कबीलों के आक्रमण और बाहरी व्यापारिक प्रभावों ने प्राचीन भारतीय संस्कृति को नष्ट करने के बजाय उसे और अधिक समृद्ध कैसे बना दिया? ये सोचने वाली बात है। क्या आज के वैश्वीकरण के युग में भी संस्कृतियों के मिलने से ऐसा ही कोई नया स्वर्णिम अध्याय लिखा जा रहा है, या फिर अथाह संपत्ति का यह प्रवाह समाज में नई असमानताओं को जन्म दे रहा है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हमें गहराई से विचार करना चाहिए। बिल्कुल। तो आज की इस चर्चा में बस इतना ही। इतिहास के पन्नों से जुड़े रहने के लिए धन्यवाद।